मानो चिड़िया और बिजली का भी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली का भी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली का भी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कभी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कभी को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कभी का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कभी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था। आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया, चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है। वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊं? हाँ बेटी, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली का भी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली का भी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ, मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली का भी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कभी
तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तू मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। चीकू तोता आज ही उस जंगल में नया नया आया था। वो बहुत मेहनती था। वो एक पेड़ पर अपना घर बना रहा था। घर बनाने की आवाज सुनकर बादल कौवा वहाँ आता है। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम चीकू है और तुम देख नहीं रहे मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। ये जंगल का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें इस जंगल में अपना घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होता। इस जंगल में सभी पक्षियों को रहने का बराबर हक है। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, तो मोटी चोंच वाले देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर चीकू तोता अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाने की खोज में चला जाता और फिर बाकी समय अपना घर बनाने में लगा रहता था। चंद दिनों की कोशिश के बाद चीकू तोता अपना घर बना लेता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस मोटी चोंच वाले को अच्छा सबक सिखाऊं? हाँ, अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने दोस्त भूरे उल्लू के पास जाता है। यार उल्लू, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बादल यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यार उल्लू, एक मोटी चोंच वाले तोते ने जबरदस्ती मेरे घर के पास अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो कि इस जंगल का सारा हिस्सा मेरा है। क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कव्वे, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन उस तोते को वहाँ से कैसे निकालेंगे? उल्लू यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू हो, तुम जरूर कोई इसका हल निकालोगे। अपनी तारीफें सुनकर उल्लू सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक तरकीब आती है। आओ कव्वे, मेरे साथ चलो, हम भी देखते हैं कि वो तोता कैसे नहीं जाता। अब हमारी मदद वो सुनहरी चील ही कर सकती है जो दूसरे जंगल में रहती है। फिर भूरा उल्लू बादल कौवे को लेकर दूसरे जंगल सुनहरी चील के पास जाता है। सुनहरी चील अपनी गुफा के बाहर बैठी हुई थी। अरे उल्लू, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? आओ बैठो, बताओ क्या बात है? सुनहरी चील, हम यहाँ एक काम से आए हैं। ये मेरा दोस्त कौवा है। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अच्छा बताओ तो सही, क्या काम है तुम्हारे दोस्त का? सुनहरी चील, कव्वे के घर के पास एक तोते ने जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। ऊपर से कहता है कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अच्छा तो ये बात है, अब तो उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उधर तोता भी सारा दिन दाने की खोज में बाहर रहता और शाम को अपने घर लौट आता। दूसरे दिन सुनहरी चील उस जंगल में आ जाती है। बादल कौवा और भूरा उल्लू चील को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ चील बहन, मुझे पता था तुम आज जरूर आओगी। उल्लू, जो काम मैं एक बार ठान लूं उसे जरूर पूरा करके रहती हूँ। अच्छा तो बताओ कहाँ है उस तोते का घर? फिर बादल कौवा और उल्लू चील को लेकर तोते के घर की ओर जाते हैं।
और फिर चील तोते के घर में चली जाती है। चीकू तोता तो सुबह सुबह ही दाना लेने जंगल में निकल गया था। चील तो आराम से तोते के घोंसले में जाकर लेट जाती है। उसे तो वहाँ बहुत आराम मिल रहा था और वो सो जाती है। शाम हो जाती है, चील भी उठ जाती है। ऐसी पुरसकून जगह मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना उस तोते को यहाँ से भगाकर मैं ही इस घर में रहने लग जाऊं। चील ऐसा सोचती है। अंधेरा होने से पहले तोता वापस लौट आता है। तोता जैसे ही अपने घर जाने लगता है तो चील बाहर आ जाती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। अगर अंदर आने की कोशिश की तो मार कर खा जाऊंगी। तोता चील को देखकर डर जाता है। तभी बादल कौवा और उल्लू भी वहाँ आ जाते हैं। चील, तुम सभी पक्षियों से पूछ लो, ये घर मेरा है। अच्छा, तुम ही तो कहते थे काफे को कि तुम किसी से नहीं डरते। जो करना है कर लो। अब तुम्हें पता चला ना कि ये घर अब मेरा है। अब तुम जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो। जाओ, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली। प्लीज चील दी, ऐसा मत करो। मैंने कई दिनों मेहनत करके ये घर बहुत प्यार से बनाया है। अगर तुम मुझसे मेरा घर छीन लोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। बादल कौवा और भूरा उल्लू दोनों तोते का मजाक उड़ा रहे थे। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अब यहाँ से चाहते हो कि ये चील तुम्हें खा जाए। जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो तोता वहाँ से उड़ जाता है। कप्पे और उल्लू, तुम दोनों को इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। ऐसे रोता हुआ चीकू वहाँ से चला जाता है। क्यों बादल काफे, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जाना चाहें तो अब जा सकती हैं। नहीं काफे, अब ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। बादल कौवे को चील का वहाँ रहना पसंद नहीं आया। बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कभी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कभी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चील से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया
कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चील दी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चील दी से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कभी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन का सुनकर बादल का भी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी। कभी वहां जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। काफी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है। फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त काफी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने तुमसे मजाक किया है। किसी तरह वो दोनों काफी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये काफी किसी से भी मजाक नहीं करेगी, बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। काश मैं बहुत अमीर पक्षी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए कोई छत होती। तिनकों के टूटे हुए घोंसले में चीकू तोता बैठा ऐसा सोच रहा था। जंगल में बारिश ने शोर मचा रखा था। चांदनी चिड़िया को दूर से आता हुआ चीकू तोता देख लेता है। टूट गया चीकू भैया, मेरा घोंसला भी टूट गया, जो दाना बचा कर रखा था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया है। हाँ चांदनी बहन, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि कल से बारिशें हो रही हैं। आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिक सकते हैं? इन्हें तो टूटना ही है। चीकू भैया, मैंने सुना है कि बिजली और बादल दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। चिड़िया, वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, चलो जाकर देख लेते हैं। बादल, घोंसला उठाओ और मेरा मकई का भुट्टा ढूंढो। बिजली कभी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और बादल कौवा नीचे पानी में गिरे हुए घोंसले को इधर उधर करके गोरी कपी का एक मकई का भुट्टा ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है, शायद वो भुट्टा पानी में बह गया होगा। खुद तो पेट भर कर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी? बिजली, हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी चांदनी चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिजली, बादल भैया कहाँ है? वो बैठा है नीचे, मेरा मकई का भुट्टा ढूंढ रहा है। तभी बादल कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे भैया, मैंने सुना है कि आप दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, मैं पिछले महीने गया था वहाँ एक गुफा है, हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ हम बारिशों से बच जाएंगे। हाँ बादल भैया, अगर हम सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। बादल, अब जल्दी से चलो, मेरा तो शरीर कांप रहा है ठंड से।
फिर कौवा आगे आगे उड़ता है और सभी पक्षी बादल कौवे के पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ एक पहाड़ों के पास पुरानी गुफा थी। उस गुफा के दरवाजे पर ढेर सारा घास और बेलें उगी हुई थी। ये है वो पुरानी गुफा जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। अंदर आ जाओ, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है। हम सब यहाँ रह सकते हैं। बादल भैया, यहाँ तो हम बारिश से भी बच सकते हैं। अब हम जी सकेंगे। फिर वो सब उस पुरानी गुफा के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ बैठो चिड़िया के साथ। ये जगह मेरे बादल जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। चीकू भैया, आप मेरे पास आ जाए। चांदनी और चीकू, ये खोज मेरे बादल जी ने की है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कौवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं। हम ला देंगे दाना भी आपको। चीकू भैया, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, मगर इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। चांदनी बहन, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं चीकू भैया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण बहुत पानी था, कहीं भी कोई दाना नहीं मिल रहा था। बंटी, कबूतर और बुलबुल उड़ते हुए उस पुरानी गुफा के पास आ जाते हैं। कोई है यहाँ? हाँ, हम हैं यहाँ। बताओ क्या बात है। पक्षियों को देखकर बुलबुल और कबूतर खुश हो जाते हैं। मैं समझा कि यहाँ कोई भी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब भी यही हो। हम दोनों भी रात गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को भी नहीं आने देंगे। बिजली, मैं तो तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, क्या मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी? गंदी मोटी बुलबुल, याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने तुम्हारा दाना चुरा कर खाया था? तूने तो मार मार कर मेरी पूंछ तोड़ दी थी। कभी नहीं, हम तुम दोनों को यहाँ कभी भी नहीं आने देंगे। बिजली, वो बारिश में भीग रहे हैं बेचारे। अगर वो भीग रहे हैं तो भीगे। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। तभी चांदनी चिड़िया भी थक हार कर वापिस आ जाती है। बिजली, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे तो पहले ही पता था जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। बिजली, सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हों और मैं अपना पेट भर लूँ। चीकू तोता चांदनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल बाहर बैठे हैं। बिजली और बादल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। कौवे और कवि, वो दोनों रात बारिश में कैसे गुजारेंगे? आप उन्हें अंदर आने दें। मैं तो इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी। मरते हैं तो मरें। ठीक है बिजली, अगर तुम उन दोनों को अंदर नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चीकू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित जगह दे ही देगा। फिर चांदनी चिड़िया चीकू तोते को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर चिड़िया, बुलबुल, कबूतर और तोता वो सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। ये चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम कबूतर और बुलबुल को एक रात यहाँ रहने देती? बादल जी, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहाड़ों के उस पार नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ कुछ है, चलो हमें जाकर देखना होगा। फिर वो सब दोस्त वहाँ जाते हैं। चांदनी, ये तो कोई बड़ी चीज है, उस गुफा से भी बहुत बड़ी। वो एक बड़ी पुरानी बस थी। दोस्तों, अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो सब पक्षी उस पुरानी बस में जाते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने के लिए इंसानों का भोजन भी है। वो सब बहुत खुश होते हैं। उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश के पानी से सुरक्षित थे। बादल, वो देखो सांप, गुफा में बहुत बड़ा सांप है। भागो बिजली, इससे पहले कि वो सांप हमें खा जाए। बिजली कवि और बादल कौवा वहाँ से भागते हैं और वो उड़ते उड़ते उस पुरानी बस के पास पहुँच जाते हैं। वो खिड़की से अंदर पक्षियों को देखते हैं।
चांदनी, तुम यहाँ हो और मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले। बिजली, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी उस गुफा से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास तो इंसानों की खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई चीकू, क्या अब अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली और बादल भी उस पुरानी बस के अंदर आ जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं। बिजली कवि और बादल कवि का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना न करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाती हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण दो दो दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी। बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सभी पक्षी मर जाएंगे। बिजली बहन और बादल भैया, कृपया करो और हमें थोड़ा भोजन दे दो। वैसे भी कुछ दिनों में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के कारण हमारे जंगल में सूखा भी चला जाएगा। बारिश के बाद तो हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। नहीं चिड़िया, तुमने सुना नहीं कि बिजली ने क्या कहा कि हम दोनों तुम्हें अपने खेत से एक दाना भी नहीं देने वाले। अब चली जाओ, वरना मैं और मेरी पत्नी तुम्हें मिलकर मारेंगे। बादल कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है।
चिड़िया बहन क्या हुआ? क्या कौवों ने भोजन दिया? हाँ चिड़िया बहन बताओ, तुम चुप क्यों हो? नहीं दोस्तों, नहीं दिया उन्होंने हमें भोजन। वो कौवे बहुत बुरे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो कौवे कभी भी हमें भोजन नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था, वो कौवे बहुत दुष्ट है। दोस्तों, अब तो हमारे पास एक ही हल है कि हम सब ये जंगल छोड़कर अपने साथ वाले जंगल में चले जाएं, क्योंकि उस जंगल में अभी सूखे का मौसम नहीं आया है। अभी तो उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस लौट आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसलिए उन सभी पक्षियों को कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कौवे तो बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि इस बारिश के कारण उनकी फसलें और भी बढ़ जाएंगी। जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और तो और उन कौवों का खेत भी पूरा पानी से भर गया था। वो कौवे अब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उस जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। बिजली, ये क्या हो गया? हमारे खेत में तो पानी भर गया है। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई होगी। ये हमारे साथ क्या हो गया है? वो कौवे तो बहुत परेशान। तेज बारिश में वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? कभी बिजली कौवी रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। कौवों, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। ना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कौवे दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कौवी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कौवी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने घर में ले जाती है।
चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी का भी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है। तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना, बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी काफी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल, बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कव्वे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कवि फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कव्वी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कव्वे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कवि को बता देती है। बेटी, ये कव्वे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कव्वों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कव्वे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कव्वा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कव्वों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कव्वे वहाँ से भाग जाते हैं।